अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 400 पार, लेकिन 400 सीटों का आंकड़ा पार करना असामान्य और असाधारण टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाएं, लेकिन बात इससे लग रहा है बन नहीं पा रही, इसलिए अब सीएए लागू कर दिया गया है देश भर में। लेकिन सीएए को लेकर पूरे देश भर में अपोजिशन ने इस मसले पर एक डिफरेंट ओपिनियन प्रस्तुत की है। हालांकि अपोजिशन के कई दलों ने इससे खुद को इस स्टैंड से अलग भी किया है। लेकिन बहनों भाइयों, क्या सीएए लागू होने के बाद क्या ये वोट बैंक की राजनीति है, या वाकई में इस देश में जो अन्य 3 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध, जो भारत में शरण लिए हैं 2014 के पहले के, क्या उनको नागरिकता देने से किसी वोट बैंक का निर्माण होता है, या फिर उनको उनका जायज हक दिया जा रहा है? मसला इसलिए भी उठा है क्योंकि ये काम चुनाव के पहले हुआ है। कानून कब बना था? 2019 में। इम्प्लीमेंटेशन नियमावली कब बनी? अभी। तो जब नियमावली बनती है उस दिन से कानून इम्प्लीमेंट माना जाता है, पास आप चाहे जब से करा के बैठे हो, लेकिन प्रभावी माना जाएगा जिस दिन से नियमावली लागू की गई है। नियमावली ये कहती है कि भारत के पड़ोस के 3 देश, सिर्फ 3 कैटेगरिकली लिखा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ की माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन नागरिकता ली जाएगी इसका कोई कानून अभी नहीं है, यानी एनआरसी फिलहाल लागू नहीं हो रहा है। लेकिन सीएए अगर लागू होगा तो कितनी बड़ी तादाद में शरणार्थी भारत रह रहे हैं। बहन भाइयों, इनकी बड़ी संख्या है। अभी मोटे तौर पर तो अनुमान नहीं है, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल के जरिए एप्लीकेशंस मंगवानी शुरू की हैं। तब आधिकारिक डेटा पता चलेगा कि भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कितने शरणार्थी यहां पर रह रहे हैं। 2 दिनों से अपोजिशन और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बयानों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज सुबह भारत के गृह मंत्री अमित शाह का ओपन इंटरव्यू आया। उन्होंने ये बात कही और चुनौती दी कि ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, और जिनको भी शरणार्थी रखा गया है वो वैध दस्तावेजों के जरिए भारत में आए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही नागरिकता मिलेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर सीएए के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। और आज शरणार्थियों के एक बड़े ग्रुप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। और इसके बाद केजरीवाल बेहद खफा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गृह मंत्री को भी जवाब दिया और कहा कि जब नागरिकता नहीं मिली तब पाकिस्तानी दिल्ली में घुसकर उनके घर के बाहर, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्हें नागरिकता मिलेगी तो कितनी अराजक स्थिति होगी। बहन भाइयों, ये मसला इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, और ये मसला उतना राजनीतिक भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसका सबसे ज़्यादा एपिक सेंटर और इफेक्ट कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में। दिल्ली तो एक शोकेस है। दिल्ली में भी बड़ी तादाद में शरणार्थी रहते हैं जो पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों से उत्पीड़न के शिकार होकर वैध दस्तावेजों के जरिए भारत तो आए लेकिन दोबारा गए नहीं। ऐसे लोगों की एक कॉलोनी भी है दिल्ली में। लेकिन ऐसे आरोप है कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या लोग बांग्लादेश से भागकर इधर आए और वो रह रहे हैं। लेकिन इनका चिन्हीकरण आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, और इसमें बहुत ही तकनीकी विषयों पर भी ध्यान देना होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सामान्य प्रकरण नहीं है। यह जितना कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड सोशल फैब्रिक और भारत की आधारभूत संरचनाओं को लेकर भी है। क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है? एक्चुअली चर्चा इसलिए क्योंकि ये लाया गया है ठीक चुनाव के ठीक पहले। शायद पहले लाया गया होता तो इतना हल्ला नहीं मचता, लेकिन ये देश में हर चीज चुनाव से जोड़ी जाती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकारें भी बड़े फैसले करती हैं, और जब विपक्ष को लगता है कि सरकार ने गुगली मारी है तो वो इसको राजनीतिक बताते हैं।
आप कुछ स्टेटमेंट सुने भारत के गृह मंत्री के और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठियां आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, ये मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हाजी हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे, जाने माने इस्लामिक मामलों के स्कॉलर हैं, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप सभी का मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए।